हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का हमारा यही उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त किया जाए, उन्हें जीने की सही दिशा, सही राह दिखाई जाए। हमारे देश में नशे की लत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसमें धूम्रपान करने वालों और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है और इसकी वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी तेजी से पैर पसार रही है। आज हम चर्चा करेंगे निकोटिन के बारे में। निकोटिन का सेवन मानसिक और शारीरिक तौर पर कितना खतरनाक होता है, ये हमारे मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव डालता है, हमारे शरीर को कितनी गंभीर बीमारियां देता है। लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैंने सिगरेट या निकोटिन छोड़ दी है, बस कभी कभी एक पी लेता हूँ, इतना तो चलता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि सिगरेट के पहले कश के साथ ही शरीर में कैसी कैसी रासायनिक हलचलें होने लगती है, तो ये ना कहते। एक सिगरेट भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सिगरेट के धुएं के साथ निकोटिन खून में घुलता है और इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है। दिमाग में आनंद का एहसास कराने वाला रसायन डोपामिन रिलीज होता है। सिगरेट की लत के लिए इसका रिसाव काफी हद तक जिम्मेदार है। निकोटिन आंतों में मौजूद अच्छे और जरूरी बैक्टीरिया पर भी बुरा असर डालती है। इसकी वजह से पोषक तत्वों की प्रोसेसिंग कुछ देर के लिए थम जाती है। तंबाकू में भी निकोटिन नाम का नशीला पदार्थ पाया जाता है। ये एक प्रकार के निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर नशे करने का उत्पाद बनाया जाता है। निकोटिन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्त नलियों में रक्त का स्वाभाविक संचार मंद पड़ जाता है और त्वचा सुन्न सी होने लगती है, जिससे त्वचा की अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तंबाकू के सेवन से फेफड़े में निकोटिन जमा होने लगता है और धीरे धीरे शरीर में धीमे जहर की तरह काम करता है। इससे फेफड़े तो खराब होते ही हैं, गले से जुड़ी कई बीमारियों की वजह भी बनता है। निकोटिन जैसे नशे को छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नशे की लत अगर व्यक्ति लगा सकता है तो नशे से मुक्ति भी व्यक्ति पा सकता है, क्योंकि ये मुक्ति आपको स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करती है। इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर सुचिता गोयल। डॉक्टर सुचिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये हमारी जो मुहिम है डॉक्टर सुचिता, हमारी कोशिश यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है धीरे धीरे नशे की लत में जकड़ती जा रही है, जिसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। बेहतर है कि हम उनकी मदद कर सकें और इस लिहाज से हमारी ये मुहिम है। आज हम चर्चा करेंगे निकोटिन के बारे में। निकोटिन जो है, इसके बारे में मैं आपसे सबसे पहले डेफिनेशन ही चाहूंगी कि निकोटिन है क्या और कैसे ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। राइट। मैं इसके साथ शुरू करने के पहले बताऊंगी कि निकोटिन जो अभी हमारे शरीर पे एक रसायन की जैसे रहता है और उसका रिसेप्टर मिड ब्रेन में होता है। तो जो ये नशे की बात अगर हम करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कंटेंट जो है वो टोबैको में, टोबैको किसी भी फॉर्म में आप लें, स्मोकलेस फॉर्म में या स्मोकिंग फॉर्म में, निकोटिन जो उसमें रहता है वो हमारे शरीर में जाता है और निकोटिन रिसेप्टर जो मिड ब्रेन में होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स में जाके अटैच होके डोपामिन रिलीज करते हैं रसायन, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। एक रिवॉर्ड पाथवे में जाके वो रसायन काम करता है और हमें बहुत अच्छा और स्ट्रेस लाइक फ्री फील होता है और ये हमें एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है और बार बार इसी चैनल में हम चलते जाते हैं। ये तो हुआ मस्तिष्क में, लेकिन जो निकोटिन रिसेप्टर्स हैं उसकी और भी जगह शरीर पे है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ तो ब्लड वेसल्स में है, जो उसको वेसो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स में भी होते हैं, जहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाती है और हमको उसकी वजह से लगता है कि हम बहुत अटेंटिव हो रहे हैं। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो रहा है।
तो इस तरीके से जो ये इनिशियल स्टेज है ये हमें बहुत अच्छा लगता है, बट डेफिनेटली ओवर द टाइम ये हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। अच्छा, ये जो निकोटिन के टाइप्स हैं मैम, कितने तरीके से ये समाज में मौजूद हैं और कितने तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग इसको इनहेल कर रहे हैं या इंटेक्ट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे जो 2016-17 का है, ऑलमोस्ट 267 मिलियन अडल्ट विच इज लाइक मोर देन एज ऑफ 15 इन इंडिया आर कंज्यूमिंग टोबैको इन एनी ऑफ द फॉर्म, या स्मोकलेस फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो जैसे खैनी हो गया, गुटखा हो गया, और अगर स्मोक फॉर्म में बोलूँ तो स्पेशली अपना जो बीड़ी और सिगरेट है, और कुछ लोग दोनों ही तरीके का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्मोकलेस फॉर्म में भी है और स्मोक फॉर्म में भी है और कंबाइंड फॉर्म पे भी है। अच्छा, ये दोनों ही तरह के जो निकोटीन है, क्या ये हमारे शरीर पे और हमारे मस्तिष्क पर एक ही तरीके का प्रभाव या दुष्प्रभाव मैं कहूँ वो करते हैं, या इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना होती हैं? थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जो ओरल है, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे खैनी है, बिटल नट्स हैं, सुपारी जिसको हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ओरल कैंसर पे ज़्यादा महत्व रखती हैं, ओरल कैंसर करने पर, क्योंकि इनके में जो कैंसर करने वाले तत्व हैं वो ज़्यादा होते हैं। जबकि जो स्मोकिंग फॉर्म है उसमें जो निकोटीन की मात्रा है वो तुरंत जाती है हमारे ब्रेन पे और हमको बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। ओरल फॉर्म का जो कंटेंट है वो स्लोली जाता है, जबकि स्मोकिंग फॉर्म का कंटेंट बहुत जल्दी जाता है। तो डेफिनेटली बीमारी तो करती है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाता है। जैसे स्मोकिंग फॉर्म पे हमको लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और च्युइंग फॉर्म पे हमको ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों के तर्क बहुत सारे होते हैं डॉक्टर सुचिता, जब हम कहते हैं या कई बार हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए कहते हैं, तो उनका कहना होता है कि जो नहीं पीते वो भी कैंसर से मरते हैं, जो नहीं खाते उनको भी मुंह का कैंसर होता है। तो ये इस तरीके के एक्सक्यूज देकर इसके पीछे मानसिकता क्या होती है? क्या वो लत जो होती है इतनी हावी होती है कि वो उनका एक जो डिसीजन पावर होता है उसको प्रभावित कर देती है, या अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढने लगते हैं व्यक्ति? राइट हम यहाँ पे सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके की नशे करते हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस इंटू 2 हो जाता है या कुछ गुना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी, एक रिस्क फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको होगा ही नहीं। डेफिनेटली और भी फैक्टर कंट्रीब्यूट होते हैं आपको कोई भी कैंसर होने के लिए, बट दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो आपके कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंडरी, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आप परचेस कर रहे होते हैं तो उस पर ही लिखा रहता है कि ये कैंसर करने के काबिल है, उसके बाद भी हम उसे परचेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम चीजें देख के भी अनदेखा कर जाते हैं। क्योंकि सिगरेट के पैकेट पे, गुटखे के पैकेट पे डॉक्टर सुचिता आपने देखा होगा कि जो चित्र बना होता है वो इतना डरावना होता है, उसके बाद भी लोग उसको खरीद के जब पीते हैं तो समझिए कि कितनी दरिया दिली दिखाते हैं अपनी सेहत के खिलाफ। यहाँ पर एक सबसे अहम बात यह है कि ये जो चीज़, मान लीजिए आजकल हम ये देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में, यानी कि स्कूल कॉलेज के बच्चों तक ये चीज़ें हम देख रहे हैं नशे की, ये उन बच्चों के युवा होने के बाद, चाहे लड़के में हो चाहे लड़कियों में, किस तरीके से शारीरिक दुष्प्रभाव के रूप में सामने आती है, ये कारण जानना बेहद ज़रूरी है नशे की लत छोड़ने से पहले। राइट अगर हम देखें तो ये शुरुआत कैसे होती है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल, कि चलो यार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसा हो रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, या आप खुद से करना चाहते हैं या पीयर प्रेशर के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। सेकंड, जब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ओकेजनल या सोशल यूजर हो जाते हैं कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा तब मैं स्मोक कर लूंगा, एंड देन ग्रेजुअली आप उसमें फिर रेगुलर यूजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक एडिक्शन पोटेंशियल में चले जाते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू रेगुलर यूजर में। अभी हम देखें क्योंकि अवेबिलिटी होती है, बहुत सारे नॉर्म्स हैं मगर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, और इजीली अवेबिलिटी, पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं जो एक युवा पीढ़ी है उनको इस तरफ से ज़्यादा लेके जाता है नशे की तरफ। और साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव है, स्ट्रेस का माहौल हमेशा उन पर क्रिएट रहता है, तो दे डोंट नो कि मैं स्ट्रेस अपना कहाँ रिलीव करूँ। तो उन्हें ये इजीएस्ट वे लगता है थ्रू दी फ्रेंड्स की चलो स्मोक करने से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, एंड दे गो थ्रू दिस थिंग्स। छुड़ाना कितना, इस लत को बनाना जितना आसान है डॉक्टर सुचिता, हमने देखा कि छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर से बाहर जाकर उनको ये लत लगी है और छुड़ाने की जिम्मेदारी घर के लोगों की होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके घर का बच्चा, पति, भाई जो है वो इस नशे की लत से अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाए। कैसे इस लत को छुड़ाएं, इसके लिए मुझे लगता है हमें ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। राइट अगर मैं देखूँ तो ये दोनों ही जेंडर में है, मेल में भी और फीमेल में भी है। तो अब जो अवेयरनेस हो रही है वो हमको दोनों मेल और फीमेल के लिए करनी चाहिए। सेकेंडरी पार्ट, उसको छुड़ाने के पहले समझ लेते हैं कि एडिक्शन होता क्या है।
अगर आपको पता है आपको क्रेविंग हो रही है, अगर आपने नहीं पिया है और आपको तलब आना शुरू हो गई है कि मुझे निकोटीन चाहिए, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपको उसका एडिक्शन है। दूसरा, आप पहले 2 सिगरेट पी के आपको अच्छा लगता था, लेकिन शायद अब उसकी जगह आपको वही इफेक्ट लाने के लिए 4 सिगरेट पीना पड़ता है, तो ये आपका टॉलरेंस हो रहा है। अगर आपको सिगरेट नहीं मिल रही है या तंबाकू गुटखा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट होना, या आपको बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है, मन अच्छा नहीं लगने लगता है, नींद उड़ जाती है, तो इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। साथ में हार्मफुल यूज़, आपको पता है मेरे लिए ये नुकसानदायक है और फिर भी मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ। और साथ ही अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सुबह उठ के सोचा है कि मुझे आज सिर्फ 2 पीना है ताकि मैं छोड़ सकूँ, लेकिन मैं वापस अपने 10-15 तक जा रहा हूँ। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है, इनमें से 3 लक्षण भी अगर आपके अंदर हैं और साल भर से अगर आप ऐसी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, तो वो आपको एक डिपेंडेंस बोलते हैं, जो हम एडिक्शन बोलते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऐसी चीजें आप अपने में महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको आगे ट्रीटमेंट पार्ट के लिए बढ़ना चाहिए। ज्यादातर ये देखा गया है डॉक्टर सुचिता कि ये जिसको लत होती है वो खुद से छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो बहुत सारे लक्षण आते हैं, परेशान होकर वो वापस उसको लेने लग जाते हैं। ऐसे में कैसे छुड़ाएं? क्या हमको साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि कई बार घर के लोग बैठ के काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो समझाइश घर तक रह जाती है। जैसे आप घर से बाहर होते हैं उसकी जद में आ जाते हैं। अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो ऑलमोस्ट हर साल 50% ऑफ लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं इस साल नशा छोड़ दूंगा। सिर्फ उनको ये थॉट आता है, थिंकिंग आती है। 30% उसमें से कोशिश करना शुरू करते हैं और सिर्फ 3% लोग सक्सीड होते हैं अपने किसी भी नशे को छोड़ने के लिए, या पर्टिकुलरली मैं टोबैको की बात करूँ तो जहाँ 50% की सोच से हम सिर्फ 3% तक सक्सीड हो पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इसको छुड़ाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हम 3 पार्ट पे बात करेंगे। एक बिहेवियरल पार्ट पे बात करेंगे हम। सबसे पहले तो बिहेवियर, जैसे आपको जिन जिन चीज़ों से आपने एसोसिएट कर लिया है, लाइक कुछ लोग वॉशरूम से एसोसिएट कर लेते हैं, चाय के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, या फ्रेंड्स के साथ सोशल सर्कल में सिगरेट या तंबाकू बीड़ी किसी भी चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं। तो पहले हमको अपने इस पार्ट पे वर्क करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें जो हैं हम उनको अवॉइड कर सकें। अगर मैं टी के साथ, मुझे उसको टी को देख के क्यों आता है कि मुझे स्मोक भी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसको कोई चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि हो सकता है कि मैं टी के साथ थोड़ा माउथ फ्रेशनर लेना शुरू कर दूँ जो कि मुझे नुकसान ना पहुँचाए इंस्टेड ऑफ स्मोक। तो ये तरीके की बिहेवियरल चीज़ें हम अपनी जो है वो बचा सकते हैं। सेकंड, अगर मैं देखूँ तो जो अपन को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं जो विड्रॉल में हैं, जैसे क्रेविंग आना हो गया, एक तो तलब आने लगती है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, एंग्जाइटी, ये सारी जो चीज़ें आने लगती है, इसे हम 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक तो हमें फैमिली एंड सोशल सपोर्ट चाहिए, दूसरा हम डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, जिसमें हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी लाइक निकोटीन गम जो 2 mg और 4 mg में अवेलेबल होता है, निकोटीन पैच जो सस्टेन रिलीज करता है निकोटीन का आपकी बॉडी में, सो दैट आपका जो आउटर कंजप्शन है वो कम हो जाए स्मोक का या गुटखा, तंबाकू का, और निकोटीन आपकी बॉडी में एक सस्टेन्ड अमाउंट में रिलीज होते रहे ताकि आपको क्रेविंग ना हो। तो ये लेकिन आपको साइकाइट्रिस्ट की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो ये 2 डोमेन पे हम बहुत आराम से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। 2 तरीके से, जैसा कि निकोटीन पे हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सुचिता, कि एक तो जो खा रहे हैं तंबाकू, खैनी, गुटखा, गुड़ाखू, बहुत सारी चीजें, दूसरी जो होती है कि वो सिगरेट या स्मोक या बीड़ी जिस तरीके से वो ले रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में मौजूद है। तो क्या हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई खान पान में बदलाव कर सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ें ले सकते हैं कि जैसे हमारा लंग्स जो है वो हेल्दी रहे, या हमारी जो किडनी है या हमारा जो लीवर है जो इन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं खान पीन को? राइट, खान पीन से सबसे ज़्यादा, उससे भी इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली हम खान पीन में भी जाएंगे। हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका ट्रिगर है कि आपने स्ट्रेस की वजह से चीज़ें शुरू करी है, तो आप अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना शुरू करिए। जैसे कि आप अपने कुछ डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, डांसिंग और ड्राइंग। आप फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे तनाव है, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन आप ढूंढना शुरू कर सकते हैं, ना कि आप नशे की तरफ जाएं। तो ये एक चीज़, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
सेकेंड, जो आपका लाइफस्टाइल में यू कैन ऐड फ्यू एक्सरसाइजेज, योगा एवरी डे, तो आपकी वो बॉडी को एक अच्छा एनर्जेटिक लेवल देता है, एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे आपका ब्रेन हमेशा एक हैप्पी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, या आपके मन को अच्छा और तंदुरुस्त रखने की कोशिश करता है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये 2 पार्ट। डाइट में डेफिनेटली आप हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी में तो अमाउंट ऑफ वेजिटेबल सैलेड्स ये आपके डाइट में होना चाहिए, एंड कट फैटी फूड्स अलॉट। अभिलाष जुड़ चुके हैं कटनी से हमारे साथ में। अभिलाष, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, बोले। मैडम मैं तम्बाकू का सेवन बहुत ज्यादा करता हूँ और मैं आज काफी समय से खा रहा हूँ और इसे छोड़ना चाहता हूँ मैडम, मगर वो जो लत है वो छूट नहीं रही है और दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। जी, राइट। अविनाश, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सोच लाया कि मुझे छोड़ना है, तो ये अब छूटने के कगार पे भी 50% ऑफ काम हमारा हो गया, लेकिन अब आपको इस चीज़ पे बहुत सॉलिड रहना है कि मेरे को छोड़ना है। एक क्विट डेट आप सेट कर लीजिए आज से लगभग 15-20 दिन के बाद की, कि मेरे को 31 मार्च के बाद मेरे को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। और अब आप इसकी प्रिपरेशन की शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं इन 15 दिनों में? आपके पास जो भी इससे रिलेटेड आइटम्स है आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जैसे एस्ट्रे होता है या ऐसे कुछ आपके पास पैकेट्स रखें तो उसको डिस्ट्रॉय करना आप शुरू करिए। आप कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लाइक डिले द क्रेविंग। अगर आपको इच्छा हो रही है तो आप उस समय पे अपने आप को ये कहिए कि मैं थोड़ी देर के बाद लूँगा, थोड़ी देर के बाद लूँगा, और इस तरीके से आप वो अपना समय निकाल सकते हैं और आप बिना तंबाकू का सेवन किए रह सकते हैं। या तो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे टेक्निक का यूज़ करके आप अपने आप को मैनेज करना शुरू करिए। अगर क्रेविंग बहुत स्ट्रांग रहती है तो प्लीज़ किसी साइकाइट्रिस्ट को जाके मिलिए, वो दवाइयों के माध्यम से आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, कुछ और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि नशे की लत से बाहर आना बेहद जरूरी है, न सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि आपके अपने परिवार के लिए भी। अंबिकापुर से विजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विजय, पूछिए सवाल। विजय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तंबाकू छोड़ना चाह रहा, पिछले साल मैं 9 दिन छोड़ दिया था। 10वें दिन मन में आया कि थोड़ा सा खा के देखता हूँ, तो यही गलती हो जाती है विजय जी, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं लगातार। चलिए मैडम से टिप्स आपको दिलवाते हैं कि 9 दिन तक अगर इच्छा शक्ति से आपने छोड़ दिया सुचिता जी, और उसके बाद भी अगर ये लत लग गई तो ये बड़ा खतरनाक होता है। जो ये एडिक्शन है ये एक मेडिकल इशू है, एडिक्शन का प्रॉब्लम, और एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो एक हम इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, रिलैप्स, मतलब कुछ दिन छोड़ने के बाद आप वापस से इसमें चले जाते हैं। तो ये कोर्स ऑफ इलनेस यही है, इसलिए बार बार हमें इसमें इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। इंटरवेंशंस मतलब आप अपने डॉक्टर से सलाह आपको बार इसमें बीच में लेनी पड़ती है, क्योंकि रिलैप्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वापस शुरू करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, और 9 डेज का टाइम बहुत कम होता है। हम जब मैनेजमेंट पे आते हैं तो एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट जो लगभग 3 महीने का होता है, जब आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स या रिसेप्टर्स हैं वो धीरे धीरे आपके दिमाग से कम होते हैं और आपके एडिक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। तो लगभग जब आप 3 महीने बिल्कुल नहीं खा रहे होते हैं तो जाके वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आराम पड़ता है, और उसके बाद की जो आगे की ट्रीटमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है आपकी। तो 9 डेज इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म। ये मैं अप्रिशिएट डेफिनेटली करूंगी कि आपने 9 डेज कोशिश किया है, लेकिन प्लीज़ इस कोशिश को और जारी रखिए और वापस कोशिश करिए कि मैं नहीं खाऊं। बिल्कुल। काजल जुड़ चुकी हैं, काजल जुड़ी हैं सतना से हमारे साथ में। काजल, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना है आपको? मैम, मेरे हस्बैंड हैं, हाँ, और अभी 30 की एज है उनकी, और उनको ना गैस की प्रॉब्लम, एक्चुअली उनको IBS की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो मैम उनका क्या है कि वो निकोटीन का सेवन तो करते हैं शायद। हाँ, तो अभी काफी टाइम से मैंने लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था नागपुर वगैरह में, लेकिन कोई भी ऐसा गैस का रिलीफ नहीं मिला। तब जाके अभी लास्टली एक डॉक्टर ने फूड एलर्जी का चेकअप बोला था, तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि इनको IBS की प्रॉब्लम है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, तो निकोटीन की लत छुड़ाने के बारे में पूछ रही हैं आप? हाँ मैम। शायद निकोटीन के रोल, तो डेफिनेटली निकोटीन का बहुत एक रिस्क फैक्टर है अगेन IBS के लिए। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वैसे ही अपने आप में थोड़ा समय लेता है जाने को, विथ मेडिसिन इट टेक्स टाइम, और इसीलिए हमको हाई रिस्क फैक्टर अवॉइड करना चाहिए। निकोटीन इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर, तो उनको उस चीज़ के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा।
अच्छा, कई लोगों की ये शिकायत होती है, जैसे कि लत बन गई सुचिता जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई लोग छोड़ना चाहते हैं, फिर उनको ये लगता है कि अगर वो छोड़ रहे हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर वो छोड़ रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही है, अगर वो छोड़ रहे हैं तो उनको घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो इससे बचने के लिए वो वापस उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। तो क्या ये वास्तविकता है या ये लेने के लिए एक बहाना ढूंढता है व्यक्ति? ये विड्रॉल सिम्टम्स है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब आदत लग जाती है तो ये विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में आते हैं। घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, मन अच्छा नहीं लगना, नींद नहीं होना, तो ये सारी चीज़ें आपके विड्रॉल सिम्टम्स हैं। हाँ, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी करते हैं, बट इट लास्ट अप टू 1 to 3 वीक्स। आप अपना हेल्दी डाइट या लॉट ऑफ फाइब्रस डाइट लेना शुरू करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपका रिलीव हो जाता है। लेकिन इस विड्रॉल सिम्टम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कम करने के लिए वापस नशे की तरफ जाएंगे तो आप वो साइकिल में जा रहे हैं जिससे आपको बाहर निकलना है। डॉक्टर सुचिता, जिनके घर में ड्रिंक की जा रही है, जिनके घर में स्मोक किया जा रहा है, चाहे बच्चे बड़े, उनको ये लगता ही नहीं कि इनको साइकेट्रिस्ट के पास जाके छुड़वाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है कि कोई दिमागी बीमारी होगी तभी वहां पर जाया जाएगा। मनोचिकित्सक किस तरीके से मदद कर सकते हैं नशे की लत को छुड़वाने के लिए, फिर वो चाहे सिगरेट की हो या तंबाकू की हो। किसी भी प्रकार का एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है, हम इसे एक बीमारी के रूप में देखें तो साइकाइट्रिस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके एडिक्शन को समझते हुए आपको एक इंडिविजुअल प्लान देते हैं, आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको आपकी पूरी एक इंडिविजुअल जो थेरेपी होती है वो देना शुरू करते हैं। तो मनोचिकित्सक का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मनोचिकित्सक तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके जो कस्बा जिला है वहाँ पे भी आपके पास ड्रग जो टोबैको सिथेशन सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे भी जाके मदद ले सकते हैं। और भी आपके जो फिजिशियंस हैं जिनको आप रेगुलरली मिलते हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। कोई टिप्स ज़रूर मैं आपसे चाहूँगी सुचिता, कि अगर कोई ये सोचे कि आज से मुझे ही नहीं लेना है, तो ऐसे में हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विल पावर है, उसके लिए क्या कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि हाँ हम इतने दिन नहीं पड़ेंगे? ऐसे धीरे धीरे कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ ऐसा प्रक्रिया है जिससे हमको मदद मिलती है? हम 2 तरीके से छोड़ सकते हैं। या तो वी डिसाइड कि हम पूरा ड्रॉप कर देंगे, या तो वी डिसाइड कि मैं धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ूंगा। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास छोड़ने के लिए। आप एक अपना क्विट डेट सेट कर लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका लास्ट डेट होगा कि जिसके बाद आप बिल्कुल भी टोबैको का कंजप्शन नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म में। तो आपको जो भी तरीका अपने लिए बेटर लगता है आप उस तरीके से इस चीज की प्लानिंग कर सकते हैं। योगेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। योगेश, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, बोलें। मैं 30 साल से गुड़ाखू घस रहा हूँ मैडम। हाँ। और थोड़ा जीभ में दर्द होता है, छोड़ना चाहता हूँ। 20 साल एक बहुत लंबा वक्त हो गया। बताएं मैम, क्या करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, आप इतने साल से आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली जब हम छोड़ेंगे तो हमको विड्रॉल सिम्टम भी आएगा। योगेश जी, बस आप डिसाइड कर लीजिए आपको छोड़ना है, और हम इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला, डिले द क्रेविंग। अगर इच्छा हो तो उस चीज़ को आप ना लें, अपने आप को मन को समझाते जाएं कि मुझे नहीं लेना है। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को, कुछ कोई भी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी तकनीक यूज़ करना शुरू करिए। क्योंकि अगर जीभ में तकलीफ हो रही है तो एक अच्छा साइन नहीं है। बेहतर यह है कि कोई आगे चलकर गंभीर बीमारी हो उससे पहले ही आप इससे बाहर आ जाएं। काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर सुचिता आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।